एक बार फिर से स्वागत है आपको आरजे टेस्ट सीरीज के पेपर नंबर 2 के सेकंड पार्ट में। साथियों, इस वीडियो का, इस पेपर का एक वीडियो पहला पार्ट पहले डाला जा चुका है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो इस पार्ट से पहले उसको देखें, ताकि आपको प्रश्नों का जो क्रम है वो आपको समझ में आए और प्रश्नों के लेवल के बारे में आप अपनी समझ जो है हमारे प्रति पॉजिटिव बना सकें। साथियों, आज जो ये दूसरा पार्ट है दूसरे पेपर का, आरजे टेस्ट सीरीज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हम आयोजित करवा रहे हैं, आज 9 जुलाई को इसका पहला पेपर जो सेकंड पेपर था, जिसमें राजस्थान के इतिहास के प्रश्नों को यूनिट टेस्ट के रूप में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। लगभग 4000 लोगों ने इस टेस्ट को में पार्टिसिपेट किया, ताकि उनको अपनी रैंक के बारे में पता चले। तो यदि आप भी अपनी रैंक देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान की जो टेस्ट सीरीज हम आयोजित करवा रहे हैं वहाँ उस टेस्ट में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। साथियों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। उनके थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा जो पहला टेस्ट हुआ है उसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें और एक बार पढ़ें, तो निश्चित रूप से हमारा जो स्टैंडर्ड है पेपर का वो आपको प्रभावित करेगा और आप मजबूर हो जाएंगे आप लोग हमसे जुड़ने के लिए। 51वां प्रश्न, क्योंकि 1 से 50 तक के पहले प्रश्नों को पहले पार्ट में हमने कवर किया है। 51वें प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? साथियों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192 में। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो यह जो विकल्प नंबर 3 है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। 52वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में नायिका की आयु यौवन विभ्रमा के रूप में जो है चित्रित किया गया है? ये जो प्रश्न है साथियों, वो एक अभी हाल ही में हुई एक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको जो है शामिल करने का प्रयास किया है आपके लिए। तो ये जो प्रश्न है उसका जो है तीसरा नंबर का जो विकल्प है आपका बूंदी शैली, वो उसमें जो है आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है, उस पीडीएफ में चित्र शैली, उस चित्र शैली में प्रयुक्त रंग और उसमें आंख की स्थिति, मुख्य वृक्ष कौन सा काम में आया है और नायिका की आयु क्या है, ये सारे जो विकल्प हैं वो मैंने इस पीडीएफ में आपको डाल दिए हैं। आप इसको जरूर पढ़ के जाना। यदि चित्रकला से संबंधित प्रश्न कोई गूढ़ प्रश्न बनाता है परीक्षक, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्न बनाएगा। साथियों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कितनी बार युद्ध हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इतिहास में 18 बार युद्ध होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। 54वां प्रश्न देखते हैं। नीचे राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन आपको करना है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवान दास ने किया था, बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, ये भी आपका स्टेटमेंट अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को भेजे गए तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भगवान दास ने नहीं किया था भाई, GMBT। अच्छा, फिर महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत मान सिंह था। तो यहाँ पर केवल वक्तव्य 2 जो है वो आपका सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 55वां प्रश्न देखिए। तराइन के द्वितीय युद्ध के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। उस तराइन के द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच जो हुआ था
उसके बारे में गलत कथन को आपको छांटना है। पृथ्वीराज विजय का दावा है कि पृथ्वीराज की को एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया था। तो पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है। ये जो प्रश्न ये कहता है कि पृथ्वीराज विजय नामक पुस्तक में लिखा हुआ है कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज को कैदी बना के गजनी ले जाया गया था, जबकि ये इस पुस्तक का अंश नहीं है। चंद्रबरदाई इनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। उस चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। उस पृथ्वीराज रासो में ये दंत कथा लिखी हुई है कि उनको कैदी के रूप में वहाँ ले जाया जाता है। बाद में चंद्रबरदाई वहाँ जाते हैं और शब्द वेदी बाण चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण के माध्यम से जो अलाउद्दीन खिलजी को, जो आपका पृथ्वीराज चौहान है, सॉरी, गजनी के शासक हैं मोहम्मद गोरी, उनको मारते हैं। और इस प्रकार का प्रसंग जो है वो आता है। तो पहला विकल्प तो आपका गलत है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरियों ने उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है। कई पुस्तकों में ये साक्ष्य मिलता है। पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटाया था, ये भी सही है। और पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया था, सही है। बाद में हरिराज को गोरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था, ये भी सही है। तो ये सारा जो प्रसंग है वो नीचे दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और 56वां प्रश्न की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। नीचे राजस्थान के इतिहास के संबंधित कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उनको ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कलानिधि पुस्तक के लेखक गोविंद महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान थे और महाराणा कुंभा को वीणा नामक वाद्य यंत्र वादन में दक्षता हासिल थी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। हाँ, तो ये सारे उल्टा हो गया ये थोड़ा सा। 57वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब्दुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध में को खमनोर का युद्ध कहा है। मेवाड़ का मैराथन हल्दी घाटी के युद्ध को नहीं कहा जाता, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के विध्वंस के दौरान प्रताप को कवियों द्वारा आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपाधि दी गई थी, बिल्कुल सही है। 58वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्रकला से संबंधित संग्रहालय एवं उसकी स्थिति से संबंधित कौन सा युग में असुमेलित है, चिन्हित कीजिए। पोथीखाना जयपुर में है, बिल्कुल सही है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है। सरस्वती भंडार जो है उदयपुर में है। और जैन भंडार जो है वो आपका जैसलमेर में है। राज्य में राजस्थानी चित्रकला से संबंधित केवल 5 संग्रहालय हैं साथियों, ये ध्यान रखना। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग भंडारों के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये 5 भंडार हैं चित्रकला से संबंधित। इन 5 भंडारों को एक ही जगह मैंने यहाँ पर प्रश्न में देने का प्रयास किया है। पोथीखाना संग्रहालय जो है वो जयपुर में है। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय जोधपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। और जैन भंडार जो है यहाँ पर कोटा दे रखा है, जो गलत है। जैन भंडार जैसलमेर में, जबकि कोटा संग्रहालय कोटा में है ही। तो इस प्रकार 58वां प्रश्न पूरा होता है। और 59वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे कथनों पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असंगत कथन का चयन कीजिए। महाराणा राम सिंह को राजस्थान में ब्लू पोट्री लाने का श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। कुदरत सिंह पद्मश्री से अलंकृत मीनाकार हैं, ये भी सही है। नमदे उद्योग के लिए भीलवाड़ा, नमदे टोंक में बनते हैं, भीलवाड़ा में नहीं बनते, तो तीसरा विकल्प गलत हो गया। ब्लू पोट्री कला को पूर्व में कामचीनी नाम से भी जाना जाता था, तो कामचीनी कहा जाता था, इसको सही है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। तो क्योंकि नमदे जो हैं भीलवाड़ा में कभी बने ही नहीं, ये तो टोंक में बनते हैं, तो टोंक इसका सही आंसर होना चाहिए। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक आपकी जो है बूंदी रियासत में 1822 में लगाई गई थी। जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कोटा में 1833 में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया था, जबकि जोधपुर में 1841 में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रयासों से जो त्याग प्रथा होती है उसको नियंत्रित करने का प्रयास
किया गया था। निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। मेमंद कहाँ पहनी जाती है? सिर में। मांदलिया गला में। बल्ल्या हाथ में और चंपाकली नाक में। चंपाकली नाक में नहीं, गर्दन पे पहनी जाती है। 62वां प्रश्न है, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख महिला निम्न में से कौन सी थी? तो ये तो आपके नारायणी देवी थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से सामूहिक भोजन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो सामूहिक भोजन व्यवस्था का जो साक्ष्य है वो आहड़ सभ्यता से बने हुए मकानों से प्राप्त होता है। यहाँ पर चिकनी और पीली मिट्टी का विशेष संयुक्त वो सम्मिश्रण करके लिपाई की जाते थे। यहाँ पर 6 चूल्हे भी मिले हैं, जिन 6 चूल्हों के माध्यम से ये पता चलता है कि ये सामूहिक भोजन रहा होगा। ये साक्ष्य होते हैं। 64वां प्रश्न है, राजस्थान के राजसमंद के संस्थापक महाराणा राज सिंह की जीवन गाथा, उनके आदर्श व इतिहास को प्रदर्शित कराते राज सिंह पनोरमा को आमजन के लिए निम्न में से कब खोला गया? तो ये तिथि है, करंट से संबंधित है। 11 अगस्त 2018 को खोला गया था और आलोक बनर्जी ने इसको 2D में बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? ये सामान्य सा प्रश्न है। जुलाई 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था माधोगढ़ के मैदान में। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस सभ्यता की जानकारी रामायण नामक महाकाव्य से प्राप्त होती है? तो मंडोर सभ्यता जो है, मंडोर जोधपुर में साथियों, और जोधपुर में रावण का ससुराल था। मंदोदरी जो थी, उनकी पत्नी जो थी वो मंडोर की थी, इसलिए जोधपुर में आज भी दशहरे पर्व को विजय पर्व के रूप में न मनाकर शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये जो रामायण की जानकारी मिलती है वो मंडोर सभ्यता से, मांडव्यपुर जिसका प्राचीन नाम था, यहाँ से उसको प्राप्त हुआ है। और एक राजस्थानी विद्वान है हनुमंत सिंह किंकर, उन्हें रामायण का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है। ये भी आपको एक फैक्ट था जो यहाँ पर देने का प्रयास किया गया। अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। दशहरा मारवाड़ में शोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था रावण का जो विवाह हुआ था वो मांडव्यपुर या मंडोर जोधपुर में हुआ था, और जहाँ पर रावण की चंवरी भी मिलती है। तो यहाँ पर जो ये मंडोर का जवाई हो गया वो, तो जवाई की मृत्यु पर कोई विजय पर्व या उत्साह का कैसे मना सकता है? इसलिए जोधपुर में दशहरा पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दशहरा अश्विनी शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। दशहरा अवसर पर लीनटास पक्षी का दिखाई देना शुभ माना जाता है, बिल्कुल सही है। दशहरे पर पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। देखिए, दशहरे पर पीपल की नहीं की जाती है, दशहरे पर समी वृक्ष या जो आपका खेजड़ी वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है। तो चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आहड़ सभ्यता के अवशेषों को निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? तो आहड़ सभ्यता से जो है 7 अग्निकुंड नहीं मिले, क्योंकि 7 अग्निकुंड तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो गुणंतरवा प्रश्न है। देखिए, मोटे मोटे प्रश्न ही बताऊंगा क्योंकि बाकी तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। व्याख्या मैं इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें सिर्फ आपको प्रश्नों का जो लेवल है वो आपको आपकी नज़र में लाना था मेरा टारगेट। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास कुल कितने शिष्टमंडल भेजे थे? तो चौथे नंबर का विकल्प आएगा, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहले 1572 में जलाल खां को भेजा गया, फिर बाद में मान सिंह को भेजा गया, फिर 73 में ही आपका भगवान दास को अक्टूबर में भेजा, और दिसंबर में 1573 के दिसंबर में टोडरमल को भेजा। और जब चारों शिष्टमंडल असफल होकर वापस लौट आए तो उसका परिणाम हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया। 70वां प्रश्न, हल्दी घाटी कौन सा कथन सही नहीं है, या यानी असत्य कथन या गलत कथन का चयन आपको करना है। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की पराजय का मुख्य कारण परंपरागत युद्ध शैली था, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध बनास नदी के किनारे हुआ था, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व हकीम खासूर ने किया और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक बलीचा गांव में हुआ। तो ऊपर वाले 3 स्टेटमेंट आपको पता है सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि बलीचा गांव में तो क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक बलीचा गांव में नहीं हुआ था, गोगुंदा गांव में हुआ था। 71वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी, बिल्कुल सही है। इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं, ये भी सही है। ये सभ्यता बराबर के 3 भागों में विभाजित थी। कालीबंगा 3 भागों में थी क्या? 2 में ही थी ये। कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत 2 ही साक्ष्य, 2 भागों के साक्ष्य ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर तुमुल या महोबा का युद्ध निम्न में से किस किस के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। तुमुल का युद्ध या महोबा का युद्ध जो है वो 1182 में हुआ था और पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय और परमर्दी देव के मध्य हुआ था। आला और उदल यहाँ के 2 भाई थे, लड़ते हुए मारे गए थे। और ये सारा प्रसंग जो है वो नीचे दिया हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। चौहान वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चौहान वंश के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। राजा चंद्रराज की पत्नी आत्मप्रभा रुद्राणी योगिक क्रियाओं में निपुण थी, बिल्कुल सही है। अजय राज ने अपनी पत्नी सोमरेखा के नाम पर सोमल देवी नाम के सिक्के चलाए थे, ये भी सही है। विग्रहराज चतुर ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। आशापुरा माता का मंदिर देखिए रायपिथौरा तथा दल पंगुल पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां थी, सही है। तीसरा विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं, विग्रहराज द्वितीय ने अपनी कुल देवी आशापुरी माता का मंदिर बनाया था। 74वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है? तो मेवाड़ का भीष्म है वो राणा चूड़ा को कहा जाता है। चूड़ा मेवाड़ का भीष्म पिता कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के कहने पर वचन पालन एवं त्याग एवं बलिदान उन्होंने सिखाया था। 75वां प्रश्न है, आवल बावल की संधि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? देखिए आवल बावल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवल बावल की संधि जो है महाराणा जोधपुर के जोधा और मेवाड़ के कुंभा के बीच हुआ था। राजमाता हंसा देवी का संपर्क था, इन दोनों के माध्यम से ये संधि हुई थी। और राव जोधा को जो रणमल का पुत्र था तथा राणा कुंभा के बीच 1453 में ये संधि हुई थी। ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करते हुए शोज क्षेत्र पाली से किया गया था, अर्थात पाली को इसकी सीमा रेखा माना गया था। 76वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में निम्नलिखित में से किसने प्रयोग नहीं किया? महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह के रूप में निम्नलिखित में से किसने प्रयोग नहीं किया? तो ये जो राजस्थान संस्कृत अकादमी का लोगो में ये नहीं है, बाकी राजस्थान पुलिस के लोगों में भी विजय स्तंभ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों में भी है, और राजस्थान अभिनव भारत संगठन के जो लोगो है, टाइटल है, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। तो 3 ऐसी संस्थाएं हैं, एक बार परीक्षा में पूछा गया था यही सेम प्रश्न, तो ये आपको राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। तो राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसमें भी विजय स्तंभ है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उसमें भी इसका चिन्ह है, और अभिनव भारत संगठन का जो लोगो बनाया गया था उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था। 77वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा निम्न में से किस भाषा से अपरिचित है? देखिए मेवाड़ी बोल लेते थे, मराठी भी बोल लेते थे, कन्नड़ भी बोल लेते थे, लेकिन तेलुगु भाषा उनको नहीं आती थी, क्योंकि कन्नड़ भाषा के तो वो अच्छे ज्ञाता थे, मराठी और कन्नड़ तो बहुत अच्छे से बोलते थे महाराणा कुंभा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ पत्रिका का नाम है और दूसरी तरफ उस पत्रिका को कौन प्रकाशित करता है उसके बारे में है। देखिए मधुमालती एक पत्रिका है जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर प्रकाशित करता है और मासिक आधार पर प्रकाशित करता है। जागती जोत जो है वो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की मासिक पत्रिका है। रिहाण राजस्थानी सिंधी जो अकादमी है
जयपुर से निकलती है और वार्षिक पत्रिका है। ब्रज सतजल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका नहीं है। ब्रज सतजल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की त्रैमासिक पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज सतजल राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर की त्रैमासिक पत्रिका है। 49वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में 79वां प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी निम्नलिखित देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख घोसुंडी अभिलेख है, जो 2री शताब्दी ईस्वी में का है, और ये घोसुंडी गांव है चित्तौड़गढ़, वहां से ये मिला है। घोसुंडी अभिलेख से वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है? तो कुंभ गुरु जो है वो उनकी उपाधि नहीं है। बाकी हिंदू सुल्तान भी उनको कहते थे, अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं, चाप गुरु कहते हैं, हाल गुरु कहते हैं। ये सारी जो है उनकी उपाधियां जो भी हैं महाराणा कुंभा की, वो सारी हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राणो रासो, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, धीमान, शैल गुरु, टोडरमल, सुग्रामणी, रावराय और चाणे राय, ये सारी जो उपाधियां हैं वो महाराणा कुंभा की हैं साथियों। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में भाग नहीं लिया? देखिए, पृथ्वीराज कुशवाहा आमेर से था, बिल्कुल सही है। अखीराज देवड़ा सिरोही से भाग लिया था, ये भी सही है। बाघ सिंह देवलिया से भाग लिया था, ये भी सही है। इब्राहिम लोदी अफगानिस्तान से नहीं आया था। देखिए, खानवा के युद्ध में जिसने भाग लिया उस सब का नीचे व्याख्या में दे दिया है कि पृथ्वीराज आमेर से आए थे, सिरोही से अखीराज देवड़ा आए थे, देवलिया से बाघ सिंह आए थे, मारवाड़ से मालदेव आए थे, बीकानेर से कल्याणमल आए थे, मेड़ता से वीरमदेव, ईडर से भारमल, वागड़ से उदय सिंह, सादड़ी पाली से झाला अज्जा आए थे, हसन का मेवाती अलवर से गए थे, रतन सिंह चूड़ा और सलुम्बर इत्यादि ने महाराणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था। बहुत बड़ा युद्ध था ये। 82वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़कर असंगत कथन का चयन कीजिए। देखिए, असंगत कथन है, ये एक अर्जुन लाल सेठी का स्टेटमेंट है कि यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? तो अर्जुन लाल सेठी का ही स्टेटमेंट है, तो सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, जोधपुर जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण 1942 में मृत्यु हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा का। राजस्थान का पहला शहीद था भाई ये। फिर इसके बाद में तीसरा देखो, जैसलमेर जेल में जिंदा जलाया गया था सागरमल गोपा को, ये भी सही है। बरेली जेल में अमानुषित यातनाओं के कारण केसरी सिंह बारठ नहीं प्रताप सिंह बारठ की मृत्यु हुई थी। तो चौथे नंबर का विकल्प आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर का प्रधान सेनापति कौन था? खानवा के युद्ध में सुल्तान मिर्जा जो है, जत्ती खां मिर्जा, इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था तथा बाबर का प्रधान सेनापति सुल्तान मिर्जा था। यहाँ पे सुल्तान मिर्जा है भाई साथियों, ये थोड़ा सा 4 नंबर का नहीं, विकल्प 2 नंबर का सही आंसर होगा इसमें। 84वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने गागरोन युद्ध 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाराणा सांगा ने उसको इनाम में 12 गांव दिए थे? तो हरिदास चारण जो था उसने ही महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनटच प्रश्न है। कभी परीक्षक ढंग का कोई बैठा तो प्रश्न पत्र में इसको शामिल जरूर करेगा। हरिदास चारण का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया था और इससे प्रसन्न होकर महाराणा सांगा ने उसको 12 गांव दिए थे इनाम में। 85वें प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन ऐसा योद्धा था जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया तथा चित्तौड़ के दूसरे साक्य में अपने नेतृत्व में केसरी व्रत का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये बाघ सिंह देवलिया है भाई, ये ध्यान रखना, जिसने 1527 के युद्ध में भी भाग लिया था और 1535 के चित्तौड़ के दूसरे साक्य में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। 86वां प्रश्न देखिए, 1576 में
अकबर द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के बाद निम्न में मेवाड़ का नाम क्या कर दिया गया था? तो मेवाड़ का नाम मोहम्मदाबाद किया गया था भाई, ये ध्यान रखना। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया गया था और इसका मोहम्मदाबाद किया गया था, और जयपुर का नाम मोमिनाबाद किया गया था, ये ध्यान रखना। 3 नाम ही मिलता है, खिजराबाद, चित्तौड़, उदयपुर का मोहम्मदाबाद और जयपुर का मोमिनाबाद। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 87वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध शेरपुर की घटना अमर सिंह द्वारा अब्दुल रहीम की बेगम को गिरफ्तार करना निम्न में से कब घटित हुई थी? 1580 में ये घटना घटित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वानों का संयुग्म है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अभी लेटेस्ट ही किसी परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था और उस प्रश्न पत्र में से इस प्रश्न को मैंने ऐसे कैसे उठाया है। तो महाराणा प्रताप के दरबार में हेमरतन सूरी थे, बिल्कुल सही है। चक्रपाणी मिश्र थे, सादुल्लनाथ त्रिवेदी था, माला साधु था और रामा साधु था। माला साधु और रामा साधु के बारे में तो महाराणा प्रताप के प्रसंग में कई बार प्रश्न पूछा गया था। एक चक्रपाणी मिश्र के बारे में भी प्रताप से संबंधित करके पूछा जाता है। तो पहला विकल्प आपका सही होगा। हेमरतन सूरी, चक्रपाणी मिश्र, सादुल्लनाथ त्रिवेदी, माला साधु, रामा साधु सभी महाराणा प्रताप के दरबारी थे। हेमरतन सूरी ने तो गोरा बादलरी चौपाई लिखी थी। चक्रपाणी मिश्र ने राज्याभिषेक, मूर्तमाला और विश्व वल्लभ नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। चक्रपाणी मिश्र ने राज्याभिषेक, मूर्तमाला तथा विश्व वल्लभ नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। माला साधु और रामा साधु भी महाराणा प्रताप के चारण विद्वान थे, ये आपको ध्यान में रखना है। मुगल मेवाड़ संधि 5 फरवरी 1615 को निम्न में से किस के मध्य संपादित हुई थी? तो ये जो संधि थी वो अमर सिंह द्वितीय और जहांगीर के मध्य 1615 में हुई थी, 5 फरवरी 1615 को। इसमें 4 मुख्य शर्तें रखी गई थी कि राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा और मेवाड़ मुगलों को 1000 सैनिकों की एक टुकड़ी प्रदान करेगा, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी और मेवाड़ को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे 4 मेजर शर्तों पर 5 फरवरी 1615 को जहांगीर तथा अमर सिंह के बीच ये संधि हुई थी। 90वां प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जगन्नाथ प्रशस्ति में हल्दीघाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। और राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा जजिया कर के विरोध में टीका दौड़ का आयोजन कर कई मुगल क्षेत्रों को लूटा था, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 91 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं। देबारी समझौता निम्न में से किस किस के मध्य हुआ था? देखिए, देबारी का समझौता 3 लोगों के बीच हुआ था, 3 प्रांतों के मध्य हुआ था, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़। मेवाड़ के प्रतिनिधि थे अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के प्रतिनिधि थे अजीत सिंह और जयपुर के प्रतिनिधि थे सवाई जय सिंह। तो अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह के बीच देबारी का समझौता 1708 में हुआ था। 92वां प्रश्न, मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए आयोजित हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, बीकानेर के जोरावर सिंह थे, करौली के गोपाल दास थे, कोटा के दुर्जन साल भी थे, लेकिन सिरोही के अखीराज देवड़ा इसमें शामिल नहीं थे। अब ये जो आपका हुरडा सम्मेलन है, तो हुरडा सम्मेलन से संबंधित तो जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारा इसमें डाल दिया कि सवाई जयसिंह का इसमें प्रतिनिधित्व था। 17 जुलाई 1734 को हुआ था। हुरडा भीलवाड़ा में है। जयपुर के सवाई जयसिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, करौली के गोपाल दास, किशनगढ़ के राज सिंह ने भी इसमें भाग लिया था। और इस जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। ठीक है। और बाद में ये फैसला लिया गया था कि बरसात समाप्त होने के बाद में रामपुरा गांव में सभी अपने अपने सैनिकों के साथ, सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे और यदि कोई राजा नहीं आ पाए तो उसे अपने पुत्र को सेना दे के भेज सकता है। 93 नंबर का प्रश्न है,
राजस्थान के इतिहास में अति प्रसिद्ध गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। 1807 में ये युद्ध हुआ था और बाद में कृष्णा कुमारी को 21 जुलाई 1810 को जहर दे दिया गया था मीर का पिंडारी और अजीत सिंह चूड़ावत के दबाव में। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था, निम्न में किसके दबाव की वजह से या किसकी सलाह के आधार पे कृष्णा कुमारी को 1810 में जहर दिया गया? तो वहाँ पे मीर का पिंडारी के स्थान पे अजीत सिंह चूड़ावत का नाम दिया हुआ था, वही उसका आंसर था। 94 नंबर के प्रश्न की तरफ देखो। डूंगरपुर की केला बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो डूंगरपुर की केला बावड़ी रानी गुमान कुंवरी ने बनाया था, जो जसवंत सिंह द्वितीय की पटरानी थी भाई। 95वां प्रश्न, कोई भी ऐसा हिंदू नरेश नहीं जो मेरे सामने टिक पाए। राजपूतों के संदर्भ में उपरोक्त गर्भोक्ति किसकी है? ये अलाउद्दीन खिलजी की है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली दरबार में ये आपका वीरमदेव के सामने एक गर्भोक्ति की थी, वहां से वो आ गए थे वापस। ठीक है। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण का कारण फिरोजा वीरमदेव के प्रेम प्रसंग को बताया है? तो जो आपके मोहनोत नैणसी हैं, मोहनोत नैणसी ने एक पुस्तक लिखी है नैणसी रिख्यात। इस नैणसी रिख्यात में उन्होंने ये लिखा है कि कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा वीरमदेव से प्रसंगवश प्रेम करना शुरू कर देती है। अलाउद्दीन अपनी पुत्री फिरोजा को बहुत समझाता है कि काफिर से तेरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन फिरोजा अड़ी रहती है। बाद में जो आपका ये है अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है, वीरमदेव को राजी करने का प्रयास करता है, लेकिन वो एक विधर्मी के साथ युद्ध न करने पर अड़ा रहता है और युद्ध के रूप में बाद में इसकी परिणति होती है। महासतिया का टीला निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो महासतिया का टीला है साथियों बागोर सभ्यता से संबंधित है और ये पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है और बागोर जो है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। किस राजपूत शासक ने इल्तुतमिश और बलबंद दोनों को ही हराया था? तो साथियों जैत्र सिंह जो था उसने वो बहुत ही बलवान शासक था। जैत्र सिंह ने 1227 में इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में पराजित किया था। बाद में चित्तौड़गढ़ को नवीन राजधानी बनाई थी और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? देखिए कुंभा के दरबार में टिल्ला भट्ट भी थे, मुनि सुंदर सूरी भी थे, कवि मेहा भी थे, लेकिन जो मुनि जिन विजय है वो इसमें नहीं थे, क्योंकि मुनि जिन विजय जो थे वो नन्नराज चपोटकच ये था गुर्जर प्रतिहार शासक, उसका दरबारी था और उन्होंने हरिवंश पुराण नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा 100 नंबर के प्रश्न का वो मुनि जैन विजय सूरी आपका आंसर आएगा। साथियों आज का जो पेपर था वो यहीं पे इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं 9588 27 11 32 पे आप कॉल कर सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। आज के लिए बस इतना सा। तीसरे पेपर के पहले पार्ट के साथ हम अगले टेस्ट के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।